नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मैं हूं नेहा शुक्ला और आज के विषय के साथ आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं। और आज की स्ट्रेट टॉक हम करने जा रहे हैं परमाणु युद्ध के बढ़ते संकट को लेकर। कुछ सवाल हैं और कुछ तथ्य भी हैं जो हम चाहते हैं कि ये दर्शक हमारे जो है स्ट्रेट टॉक के इन तथ्यों को ज़रूर ध्यान से देखें और हमारी आज की इस पूरी बातचीत को ज़रा गौर से और ध्यान से सुने और देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तेज़ी से वैश्विक पैमाने पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये इशारा कर रही हैं, संकेत दे रही हैं कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है परमाणु युद्ध के खतरे की तरफ बढ़ रही है। इसलिए आइए इन चिंताओं के साथ शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। तो हम अपनी स्ट्रेट टॉक के जरिए अपने दर्शकों के सामने भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पूरी दुनिया में न्यूक्लियर जो वॉर है, परमाणु युद्ध है, वो छिड़ने जा रही है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने यानी कि रूस के परमाणु हथियार इस्तेमाल की जो पॉलिसी है उसे संशोधित कर दिया। उसमें कुछ बड़े बदलाव किए हैं और ये बदलाव कहते हैं कि यूक्रेन के साथ जारी जंग में अगर सहयोगी देश परमाणु हथियार संपन्न है और ये एक सामूहिक जो है हमला होता है रूस के साथ, तो रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए कुछ सवाल और कुछ फैक्ट हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों के सामने पहले रखें। ये आज के तथ्य बताते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन में अपना दूतावास बंद कर दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा झटका भी कहा जा सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन में दूतावास बंद किया और इसके साथ ही साथ जो अपने अमेरिकी नागरिक है यूक्रेन में रह रहे, उनको भी अलर्ट किया है। और यही नहीं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिमी देश भी, कई ऐसे पश्चिमी देश हैं जिन्होंने युद्ध के संभावित खतरे को देखते हुए, इस न्यूक्लियर अलर्ट को देखते हुए अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। अमेरिका का कहना है कि कुछ पुख्ता जो है जानकारी मिली है हवाई हमले की, एयर स्ट्राइक की यूक्रेन में, जिसके तहत उसने अपना दूतावास यूक्रेन में बंद किया है, क्योंकि रूस ने एक दिन पहले ही अपने परमाणु हथियार इस्तेमाल की जो नीति है उसमें बदलाव किए। और अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या विश्व पर परमाणु युद्ध का जो खतरा है वो तेजी से मंडराने लगा है। कई जो देश है जिन्होंने ये अलर्ट अपने नागरिकों के लिए इशू किया है, जारी किया है। और ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है कि जाते जाते जो बाइडेन है, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने यूक्रेनी युद्ध को विस्तार दे दिया है, क्योंकि जो बाइडेन ने ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बात की इजाजत दी थी कि वो लंबी दूरी की मार करने वाली जो मिसाइलें हैं, यानी कि रूस के अंदर जो इलाके हैं वहां तक मार कर सकता है। कहीं ना कहीं अभी तक जो जंग चल रही थी, 1000 दिनों की ये जंग हो चुकी है रूस और यूक्रेन के बीच, और इसके तहत लगातार फैसले कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन अपने रक्षा समझौतों को जो है लागू कर रहा है यूक्रेन को मदद के रूप में खास तौर पर, और यूरोपीय देशों पर जो ट्रंप को युद्ध रोकने में क्या मदद मिलेगी, ये भी एक सवाल है। और 2 महीने, क्योंकि ट्रंप के प्रशासन में आने में 2 महीने का वक्त है, तो ये भी पूछा जा रहा है कि क्या 2 महीने में यूक्रेनी राष्ट्रपति कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। पुतिन भारत आने वाले हैं, तो पुतिन की जो भारत प्रस्तावित यात्रा है इसके क्या मायने हैं। तमाम ये सवाल और तथ्य, आइए आज के हमारे बेहद ही विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। ही इज एन फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर और एक सीनियर फॉरेन इश्यूज ऑफिसर है, फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, राजीव डोगरा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू। सर, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आपकी किताबें जो है इतनी लोकप्रिय हैं, चाहे वॉर टाइम हो, ऑटोक्रेट्स हो, और भी कई अन्य किताबें काफ़ी लोकप्रिय हैं। रीडर्स उनको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। आपकी जो किताब है वॉर टाइम, कहीं ना कहीं उस किताब के जो लाइन्स हैं वो आज मौजूदा परिदृश्य में जो वैश्विक हालात बने हुए कहीं ना कहीं सच जैसे दिख रहे हैं। राजीव सर, आपके मदद से मैं समझना चाहती हूँ और अपने दर्शकों तक भी पहुँचाना चाहती हूँ कि इस आशंका को आप कितना प्रबल मानते हैं। क्या वाकई रूस ने परमाणु हथियार इस्तेमाल की नीति में जो बदलाव किए हैं और अमेरिका ने यूक्रेन में जो अपना दूतावास बंद किया है, इसका कोई खास कनेक्शन आप देख पा रहे हैं? देखिए, आपने मेरी 2 किताबों की बात की, वॉर टाइम और ऑटोक्रेट्स। राइट सर। ये ऑटोक्रेट्स अभी आई है, पता नहीं आप देख सकते हैं पूरी किताब को? बिल्कुल सर, इट इज क्वाइट विजिबल, क्लियर। तो ये मैंने इसलिए दिखाई
कि G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं, एक टाइम में 2012 तक, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो, G8 थोड़ी देर के लिए हुई, तो उसमें रशिया भी इंक्लूडेड था। तो लास्ट G8 मीटिंग वो ऑस्ट्रेलिया में हुई और उसमें पुतिन साहब को बुलाया गया। पुतिन साहब गए एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और उधर से ओबामा थे और कैमरून थे ब्रिटेन के, और बाकी जो फ्रांस वगैरह के, जापान के अपने अपने लीडर्स थे। तो शिंजो आबे उस टाइम जापान के प्रधानमंत्री थे। आपको याद होगा उनका कत्ल कर दिया गया था एक सेपरेट ने जी रिटायरमेंट के बाद। तो कत्ल से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दी थी जिसका मैंने जिक्र किया है ऑटोक्रेट्स में, और वो बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू है। उसमें शिंजो आबे ने कहा कि G8 मीटिंग में G7 के लीडर्स, जो बाकी लीडर्स थे, वो ट्राई कर रहे थे पुतिन को घेरने की और उनको आइसोलेट करने की, पर वो पूरी कोशिश में असफल रहे, क्योंकि पुतिन मेरे ख्याल में, मतलब शिंजो आबे के ख्याल में, एक बहुत ही समझदार और एक बहुत ही इंटेलिजेंट लीडर है, जिन्होंने अपने आर्गुमेंट्स के बनस्पत और आर्गुमेंट्स के बेसिस पे सबके ऊपर छा गए। मतलब वो ही वाज बेटर देन ऑल दीस ओबामास एंड कैमरून्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद G7 हो गया क्योंकि उनको रशिया पसंद नहीं था जी। पर कहने का मतलब ये है कि पुतिन जो है कोई जल्दबाजी में काम नहीं करने वाले, और ये प्रूफ है जो आपने उदाहरण दिया है कि भाई पहले भी तो उन्होंने डॉक्ट्रिन रख के कितना दिया, बिल्कुल, पर वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यूक्रेन के ऊपर डायरेक्टेड थी कि भाई समझ जाओ अब बहुत ज्यादा हद से बाहर जा रहे हो, अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन ले सकते हैं, चाहे हमारा ऐसा पहले कभी इरादा नहीं था, क्योंकि उन्होंने रशिया की पॉलिसी है कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट को हम नहीं अटैक करेंगे। पर और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके श्रोताओं के लिए कि ज़ेलेंस्की जो है एक एक्टर है, वो ये पता नहीं लगता कि कितनी एक्टिंग कर रहे हैं और कितना दिखावा कर रहे हैं, पर अभी तक उनके जो हालचाल है और उनकी जो पॉलिसीज रही है और उनका जो रोना पीटना रहा है, वो ऐसा रहा है कि आउट बना के और वेस्ट को, मतलब वेस्ट का मतलब यूरोप अमेरिका वगैरह को ऐसा कॉर्नर में वो कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हमको कुछ ना कुछ यूक्रेन के लिए करना चाहिए, ये बेचारे लोग रशिया से दबे हुए हैं या करने की जरूरत है। तो अब जो है वो लास्ट रिजॉर्ट किया ज़ेलेंस्की ने, जब उसने देखा कि ट्रम्प आने वाले हैं और मेरा कुछ नहीं चलेगा तो मैं अब बाइडेन को अपील करता हूँ कि भैया अगर इस टाइम पे आपने मेरे को अल्टीमेट मदद नहीं की तो यूक्रेन तो खत्म हो जाएगा, और यूक्रेन के बाद बाकी नेटो कंट्रीज पे रशिया हावी बन जाएगा, पोलैंड वगैरह जो भी है। तो बाइडेन अपनी तरफ से मतलब वो काफी ऐसे डिसीजन ले चुके हैं जिसके ऊपर हिस्ट्री के बहुत सवाल चिन्ह होंगे। अफगानिस्तान से विड्रॉल फॉर एग्जांपल, तो 2 महीने पहले ऐसा भयंकर डिसीजन लेना जिसके इम्प्लिकेशंस ना सिर्फ यूक्रेन पे या रशिया पे बल्कि पूरे यूरोप पे, अमेरिका पे और दुनिया पे भी हो सकते हैं जी। तो ये डिसीजन लेना क्यों लिया ये समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन डीप स्टेट या उनकी आर्मामेंट इंडस्ट्री चाहती थी कि वो दौड़ पड़े, ये तो बाद में पता लगेगा। पर हाहाकार मची हुई है दुनिया में कि किस आदमी ने किया, क्योंकि अगर वो यूक्रेन की मदद करना चाहता तो पुश करता टॉक्स, यूक्रेन और रशिया के टॉक्स हो, मेरे 2 महीने के अंदर मैं तैयार हूँ किसी न किसी तरह शांति बहाल हो, पर वो नहीं किया। उसने बल्कि और जो आग थी उसके ऊपर तेल छिड़क दिया कि हाँ
मिसाइल मारो भैया अंदर Right. रशिया। बिल्कुल। राजीव सर, क्योंकि आपने पुतिन के बारे में कहा है कि वो बहुत ही एक सुलझे हुए मैच्योर पॉलिटिशियन है और उनको जो है रूस की सत्ता संभाले हुए एक लंबा अरसा भी गुजर चुका है, लेकिन स्टिल ही इज एन ऑटोक्रेट। जैसा कि आपने अपनी किताब में, आपने खुद दुनिया के ऑटोक्रेट्स के ऊपर ये किताब लिखी है, तो क्या ऑटोक्रेट्स के एक्शंस को उसको फोरकास्ट कर पाना, उसकी भविष्यवाणी कर पाना, क्या ये बिल्कुल संभव काम है या ये मुश्किल भरा है कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है राष्ट्रपति पुतिन का? देखिए, पुतिन 2000 से इस पोजीशन में है। बीच में प्राइम मिनिस्टर भी रहे, क्योंकि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट लगाती है प्रेसिडेंसी के ऊपर कितने साल रह सकते हैं। तो 24 साल का उनका एक्सपीरियंस है अभी तक मेरे हिसाब से। और मैं कई बार मिला हूं प्रेसिडेंट पुतिन को, जब मैं फॉरेन सर्विस में था, तो मेरे हिसाब से और मेरी असेसमेंट ये है कि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसको कहा जा सकता है कि इररिस्पॉन्सिबल, जिसको कहा जाता है कि उत्तेजना दूसरे देशों के लिए। और जहां तक ऑटोक्रेट्स का सवाल है, मैंने अपनी किताब में जो ऑटोक्रेट्स प्रेजेंट डे ऑटोक्रेट्स हैं में पुतिन का भी जिक्र किया है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज, जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, जिससे वो अपोजिशन कैंडिडेट्स वगैरह के खिलाफ जो कदम उठाते हैं या जेल में भरते हैं, कई पॉलिसीज ऐसी हैं जो एक ऑटोक्रेट के लिए बिल्कुल सही साबित होती है। सही इन द सेंस कि ऑटोक्रेट कैटेगरी में, पर ऑटोक्रेट का मतलब ये नहीं है कि आदमी सर पे रहा है। कई ऑटोक्रेट्स हैं, जैसे साइरस ग्रेट, पर्शिया 2-2,500 साल पहले, वो ऑटोक्रेट था, पर वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑटोक्रेट था, जिसका जो उन्होंने लॉज जो बनाए थे ह्यूमैनिटी के लिए, अपने देश के लिए, वो यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में एक टैबलेट में लगे हुए हैं जी। ऑटोक्रेट कैन बी गुड आल्सो एंड बैड आल्सो। पुतिन आई थिंक इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ही इज टफ ऑन हिज अपोजिशन इंटरनली, पर ओवरऑल एक्सटर्नल रिलेशंस और अपने देश की हित के लिए वो ऑटोक्रेट नहीं है, वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडर है। राइट, अभी तक भी है। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी यहाँ पर राजीव सर, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, स्ट्रेट टॉक में लौटेंगे अगले सवाल के साथ कि क्या अगर पुतिन रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड पीस के लिए या फिर रूसी हितों के लिए, तो क्या जो बाइडेन जाते जाते एक विध्वंसक जो है फैसला ले चुके हैं, एक के बाद एक यूक्रेन को अहम रक्षा मदद का फैसला ले रहे हैं, क्योंकि 2 महीने का वक्त है ट्रंप के सत्ता में जो है औपचारिक रूप से पद संभालने के लिए, तो क्या ये 2 महीने वर्ल्ड पीस के लिए बहुत क्रूशियल है, समझेंगे। और यूक्रेनी राष्ट्रपति क्या इन 2 महीनों में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, बड़ा कदम उठा सकते हैं, सीधे रूस के भीतर जो आंतरिक इलाके हैं वहां पर हमला करेंगे तो रूस क्या करेगा, क्या तब भी रिस्पॉन्सिबल बर्ताव करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने दर्शकों का। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आज फॉर्मर एम्बेसडर राजीव डोगरा के साथ कि क्या वाकई दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे को और ज़्यादा उसका सामना कर रही है। आइए फिर से स्वागत कर लेते हैं राजीव डोगरा जी के। राजीव सर, कहीं ना कहीं बाइडेन जाते जाते जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, क्या आपको इसके पीछे ये मंशा लगती है अमेरिका की, अमेरिकी प्रशासन की, कि वो नहीं चाहते कि नाटो के इरादों को किसी तरह से रोक लगे, क्योंकि ट्रंप ने ये वादा किया है और ये खुद के इरादे साफ कर दिए कि जब वो आएंगे तो नाटो संगठन को ना तो वो पूरा समर्थन देंगे, ना कि यूक्रेन को ज्यादा समर्थन देंगे। अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है उस पर पूरा उनका जोर रहने वाला है। सो डू यू थिंक कि ये सारे स्टेप्स जो बाइडेन प्रशासन ने लिए हैं वो ट्रंप को यूक्रेन की मदद, यूरोपीय संगठन नाटो की मदद जारी रखने पर मजबूर करेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, पर उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो आज की स्थिति है बहुत गंभीर है, सभी ये मानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका और रशिया के बीच में डायलॉग बिल्कुल खत्म हो गया है। कुछ चैनल्स हैं
इंटेलिजेंस चैनल्स, डिप्लोमेटिक चैनल्स जो अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, और उनकी कोशिश यही होगी, स्पेशली जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, कि किसी तरह स्टेप बैक किया जाए। ये गंभीर समस्या खड़ी हुई है उससे, तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि अब बात आगे ना बढ़े। पर बाइडेन ने अब जिस तरह से अफगानिस्तान में उन्होंने इररिस्पांसिबल पॉलिसी शुरू की थी, तो और ये भी लोग कहते हैं कि वो अपना पूरा दिमागी कंट्रोल कितना है ये भी नहीं कहा जा सकता, और साथ में जो एस्टैब्लिशमेंट है इंटेलिजेंस डिफेंस इंडस्ट्री वो ज्यादा एजुकेशन की तरफ है। तो हो सकता है जैसे आपने इशारा किया कि बाइडेन इस पॉलिसी को इसलिए इख्तियार कर रहे हैं कि ट्रम्प ने कमिटेड हो गया है यूक्रेन के साथ युद्ध में मदद करने के लिए। पर मेरे को नहीं लगता कि ट्रम्प इस चाल में आ जाएंगे, और ट्रम्प जब राष्ट्रपति बनेंगे अभी तो नहीं कुछ कर सकते, तो उनका कोई रोल नहीं है ऑफिशियल, पर जब राष्ट्रपति बनेंगे तो जो मर्जी स्थिति हो, मेरे को ये लगता है ट्रम्प पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह युद्ध खत्म हो और शांति बहाल हो। और जहां तक नेटो का सवाल है, ट्रम्प ऐसा कोई कदम जो उनके पास हिस्ट्री है नहीं उठाना वाले जिसके जरिए और और बढ़े, क्योंकि उनका जी मेरे देश जो अमेरिका फर्स्ट की आपने बात की, मेरे देश के हित में क्या है, और मेरे देश के हित में जो मेरे को लगता है उनकी सोच है, मेरे देश के हित में यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़े। अगर युद्ध होगा ये दोनों चीजें नहीं होंगी। सो ट्रम्प का जो अमेरिका फर्स्ट है ज्यादा अमेरिकन पीपल फर्स्ट जी, और पीपल के थ्रू नेशन फर्स्ट। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, और ना ही इसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है कि वो युद्ध के अगेंस्ट है। सो बाइडेन जो प्रोवोक कर रहे हैं और एक्शन में आ रहे हैं ज़ेलेंस्की के, जो उन्होंने साइकोलॉजिकल प्रेशर लगाया है बाइडेन के ऊपर, ये जरा कुछ अजीब सी बात है। राजीव साहब, तो क्या यूक्रेन जंग इस वक्त अगर देखा जाए तो क्या जंग हारता हुआ दिख रहा है? अगर रूस ने कोई जवाबी कार्रवाई कर दी, मिसाइल के अटैक की बात रूस ने कही है कि खास करके जब अमेरिका ने अनुमति दी उसके बाद रूसी इलाकों में अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन ने कर दिया है, तो रिटेलिएशन अगर रूस की तरफ से होता है तो इसके बाद की स्थिति को आप कैसे आकलन कर पा रहे हैं? आपकी क्या समीक्षा है? इसमें हमको स्थिति को देखना चाहिए कि कैसे डेवलप हो रही है। पहले दिन जब बाइडेन ने परमिशन दी तो 6 मिसाइलें अमेरिका सप्लाइड उन्होंने लगाई रशियन टेरिटरी पे, और रशिया कह रहा है कि हमें मार ले रहे हैं जो भी है, तो वो भी सच है, वो बाद में पता लगेगा जी। पर कल कोई ऐसी खबर नहीं है, मतलब कल रात को और आज सुबह कोई अभी तक ऐसी खबर नहीं आई कि यूक्रेन ने दोबारा वो मिसाइल्स यूज की। तो हो सकता है कि रीथिंकिंग इस चीज के ऊपर हो रही है सभी जगह, सभी कैपिटल्स में, कि ये मिसाइल्स ठीक है ऑथराइज कर ली है बाइडेन ने, पर किसी तरह इसका यूज अब ना हो, क्योंकि उसका जो फायरिंग है वो मैकेनिज्म और डायरेक्शन और ये सब तो यूएस से कंट्रोल है जी, टेक्नीशियन जो है यूक्रेन में बैठे हुए हैं और वो बटन दबा रहे हैं। तो हो सकता है ये स्टेप जो है सक्सेसफुल हो, और जितनी फायर हो चुकी है वो तो उसके बाद नहीं एस्केलेशन जी बिल्कुल एस्केलेशन की कंटिन्यूएशन ऑफ फायरिंग। पर दूसरी तरफ ये भी पॉसिबिलिटी है कि
ज़ेलेंस्की फिर प्रेशर डाले और फिर कुछ ऐसा हो कि मिसाइलें दोबारा डाली जाएं, तो तब रशिया का रिएक्शन क्या होगा ये कहना मुश्किल है। और जहां तक आपकी दूसरी बात है कि इसकी स्थिति कैसी है, तो रशिया ने 20% तो यूक्रेन की टेरिटरी कैप्चर कर ली है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये उसका एम था। उसका दूसरा एम है कि कुछ जो जगह है जहां यूक्रेन के फोर्सेस अंदर रहे हैं उनको भगाना वहां से, तो वो टाइम वो कर लेंगे। सो रशिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिटिंग कंफर्टेबली नाउ, वो कंसर्न अबाउट द स्टेट ऑफ द वॉर। जी, ऐसे में जब जहाँ तक बात उत्तर कोरिया के इन्वॉल्वमेंट की आती है, ईरान के इन्वॉल्वमेंट की आती है, अमेरिका और नाटो देश जो है रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि अब उत्तर कोरिया के सैनिक है, वेपन्स है, इसी तरह से ईरान से जो वेपन्स है, ड्रोन्स है, मिसाइल्स है, इसका मदद जो है रूस ले रहा है। क्या आपको ये खतरे की घंटी नहीं दिख रही है कि अगर किम जोंग उन जैसा तानाशाह इस युद्ध में इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर ईरान में भी वहां पर सुप्रीम लीडर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, जिस तरीके से घटनाएं बदल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, क्या ये युद्ध की स्थिति को और गंभीर या फिर ज्यादा संकट भरा नहीं बना रही? देखिए, कोई भी नमक मिर्च डालना किसी मसाले में उसका असर तो होता है, चाहे वो उत्तर कोरिया हो या ईरान हो या चाइना हो। तो अगर वो किसी तरह रशिया को मदद कर रहे हैं तो रशिया को फायदा है इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑफेंसिव आर्टिलरी। जी, पर ये जो सवाल है इसको दूसरी तरफ से भी देखना चाहिए। फ्रांस में आज के दिन 2000 यूक्रेनी सैनिक कमांडो की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ले रहे हैं ईस्ट फ्रांस में, तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नेटो शुरू से जितना हथियार और जितने अपने कमांडो से, आर्मी सोल्जर्स थे, मर्सनरी थे, वो यूक्रेन में दे रहा है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नेटो जो है वो अपने सैटेलाइट्स के थ्रू, स्पेशली अमेरिकन सैटेलाइट्स के थ्रू रशिया के टारगेट्स बता रहे हैं यूक्रेन को, वो वहीं पे वार हो रहा है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ऑब्जेक्शन वन साइड होना चाहिए क्या कि भाई रशिया को अगर किसी ने एक पेन भी दे दिया है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन को पेन से वो न्यूक्लियर अटैक ऑथराइज कर दे। जी जी, मतलब अजीब सा लॉजिक है जिसके ऊपर वेस्ट को, अपने वेस्टर्न प्रेस को, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स को चिंतन करना चाहिए कि हम किस दिशा में दुनिया को ले जा रहे हैं। बिल्कुल, और खास करके जो लोकतांत्रिक देश है उनकी स्थिति को भी मैं आपके जरिए समझूंगी, और खास करके भारत की भूमिका की बात आ जाती है, क्योंकि भारत की प्रस्तावित यात्रा रूसी राष्ट्रपति पुतिन करने वाले हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये भी सवाल है कि भारत की भूमिका क्या है, और ऐसे में खास करके तब युद्ध शुरू होने के बाद से राष्ट्रपति पुतिन जो है उनकी भारत प्रस्तावित यात्रा जो है वो बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है, अगर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पुतिन को युद्ध का अपराधी माना है और उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, तो क्या भारत जिसने उस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं उसकी भूमिका कैसी रहेगी, और दुनिया क्या फिर से भारत से सवाल पूछेगी? एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं राजीव डोगरा जी के पास। राजीव सर, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं, और भारत की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो अदालत है, न्यायिक अदालत है, उसके वांटेड जो है अपराधी हैं, युद्ध अपराधी है व्लादिमीर पुतिन, अगर भारत आते हैं तो किस तरह का संकट या फिर किस तरह के सवालों का सामना भारत कर सकता है, या फिर पुतिन की जो यात्रा होगी भारत की उसके क्या मायने आप देख पा रहे हैं? अभी तो क्रेमलिन की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि पुतिन भारत की यात्रा कर सकते हैं, पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगले साल की डेट्स सोच रहे हैं दोनों साइड, भारत और रशिया। सो ऐसा नहीं लगता कि वो कल या परसों में अगले हफ्ते आने वाले हैं, नियर फ्यूचर नहीं आएंगे। तो जब वो आएंगे तो नेचुरली हमारे एनुअल समिट होती है दोनों देशों के बीच में, एक बार रशिया में एक बार इंडिया में,
तो उसका अलग महत्व होता है। पर जो प्रेजेंट स्थिति है उसकी बात की जाए और आपका इशारा है कि भारत का रोल क्या रहा, तो भारत का रोल आपको याद होगा मार्च में जब पहली पुतिन ने अनाउंसमेंट की थी न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर, और जब ऐसा अंदेशा लग रहा था कि बात बढ़ ना जाए, तो भारत ने तब भी वो दबाया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने दोनों साइड से, यूक्रेन से और रशिया से बात भी की और उससे माना जाता है दुनिया में कि स्थिति काफी कंट्रोल में आ गई थी और जितना उस टाइम पे आशंका लग रही थी वो हुआ नहीं। सो भारत ने अच्छा रोल निभाया और अब देखें कि कैसे डेवलपमेंट होती है, स्पेशली यूक्रेन तरफ से मिसाइल अटैक्स हो रहा है, तो उसके बाद भारत का रोल भी अंदर आ सकता है। पर फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक जो डायरेक्ट कंसर्न देश है उनको अपने आप के अंदर सोचना चाहिए कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कोई रोल नहीं खेलेगा। भारत के डिप्लोमेट्स हैं मॉस्को में, वाशिंगटन में, वो भी अपना काम कर रहे होंगे और टेलीफोन के जरिए आजकल बहुत बातें हो सकती है जी। तो भारत अपना जो रोल है इन फेवर ऑफ पीस वो बात कर रहे हैं जी। राजीव सर, एक सवाल और मैं समझना चाहती हूँ, क्या अमेरिका के वर्तमान में जो इरादे लग रहे हैं उससे यूरोपीय देश उसमें उसका साथ देते दिख रहे हैं, या आगे कुछ महीनों में ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक तंगहाली का सामना यूरोपीय देश भी कर रहे हैं और इससे यूरोपीय देशों में भी एक तरह का बिखराव या फिर विभाजन देखने को मिलेगा। नाटो संगठन के भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये तो तय है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लागू करेंगे और कोई खास समर्थन, आर्थिक मदद जो है नाटो संगठन को प्रशासन जो बाइडेन प्रशासन की तरह वो नहीं देंगे, और इसी तरीके से वो इजराइल में भी अपनी भूमिका निभाते देखे जाएंगे। सो डू यू सी द फ्यूचर ऑफ यूरोपियन जो देश हैं, खास करके नाटो संगठन है, यूरोपियन यूनियन ही क्यों ना हो, इन सबों में कभी आप देख पा रहे हैं कि विभाजन की स्थिति भी देखने को मिलेगी और ये बहुत जल्द होगा? देखिए, नेटो के बारे में, ईयू के बारे में कई बार अटकलें लग चुकी हैं कि अब तो इनका खात्मा होने वाला है, जैसे उनका विभाजन होने वाला है, पर अभी तक हुआ नहीं। इंग्लैंड जरूर ईयू से बाहर चला गया और अफसोस कर रहे हैं, पछता रहे जी। तो ईयू और नेटो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। नेटो का इसलिए क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज अपने यहाँ रशिया का मुकाबला नहीं कर सकती। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेटो जिसको कहते हैं, ये एक उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था कि एक उनको साहस बढ़ाने के लिए। तो ऐसा लगता नहीं कि जितना मर्जी कहते हैं कि यूक्रेन डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस तरफ कोई ठोस कदम रहा है। और दूसरी बात यह है कि यूरोपियन देश एक दूसरे से पूरी तरह बिल्कुल, और यूरोप को दो जगह से डर है। रशिया से तो डर है ही, क्यों है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि मेरी किताबों में भी उस चीज का डर का जिक्र है और दूसरे लोगों की किताबों में भी है या आर्टिकल्स में है। दूसरा जो डर है उनको अमेरिका और उसके इंटेलिजेंस से। आप देखिए, जब से ये युद्ध 2 साल पहले से 2.5 साल से शुरू हुआ है 2022 से, तब से यूरोप की इकोनॉमिक कंडीशन तो बिल्कुल खस्ता हो गई है जी। इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो गई, एनर्जी प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं जी। और ये सब हुआ है अमेरिका के कारण, क्योंकि अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाई है रशिया के ऊपर एनर्जी सप्लाई वगैरह के लिए, उसका सीधा असर यूरोप पे पड़ा है।
बिल्कुल। पर वो इतना डरता है, इतना दबता है अमेरिका से नेटो इशू के कारण कि वो आंख दिखा के उससे बात नहीं कर सकता। तो जो उसकी सफरिंग है वो बढ़ती जाए। जी बिल्कुल, आप सफरिंग को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में दुनिया जो है अमेरिका पर ज़्यादा सवाल ज़रूर खड़े करेगी, क्योंकि युद्ध के विस्तार की कोशिश करता हुआ अमेरिका दिख रहा है। और कहीं ना कहीं राजीव सर की नज़रिए से अगर देखें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो एक मैच्योर और जिम्मेदार जो है पॉलिटिशियन है, और वो किसी भी बड़े कदम से पहले उस कदम के जो अंजाम है या फिर नतीजे हैं उनको ज़रूर वो परखेंगे, समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही उनका एक्शन सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ राजीव सर, समय निकाला स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े और अपने अनुभवों और अपनी जो आकलन है वो हमारे दर्शकों के सामने रखा, और क्या वाकई जो दुनिया है वो परमाणु युद्ध के संकट से एक बार फिर गंभीर तरीके से जूझ रही है, इस पर अपनी खास जो है समीक्षा हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत आभार आपका। और आप दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमें लिखिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।